हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र के 3000 प्लस एमसीक्यू का जो हमारा एक कोर्स चल रहा है, महिला सुपरवाइज़र के लिए 4 से 5 कोर्सेज मेरे चैनल पर चल रहे हैं, जिसमें ये एमसीक्यू वाला है, एक वन लाइनर वाला है, एक मैंने प्रैक्टिस सेट निकाले हैं जिसके 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और कल हम उसका तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये पूरे वीडियो सभी अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। हर हर जो क्वेश्चन है, हर जो संभावित प्रश्न है, मैं आपको कराने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे प्रबंधन के लिए, तो प्रबंधन के क्वेश्चन भी मैं एक साथ आपको करीब 300 से 400 प्रश्नों का एक वीडियो बना के करवा दूंगी, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही कम क्वेश्चन आएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप खुद ही जनरली देख के ही सॉल्व कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड, जिससे मैं आपको ये कराने वाली हूँ वस्तुनिष्ठ, ये हमारा ये 3000 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट है जो आपको हमारे महिला सुपरवाइजर के नोट्स के साथ मिलता है, उसको उसमें आपको ये दिया जाएगा। इसके हम 77 क्वेश्चन कर चुके थे और आज हम 78 क्वेश्चन से करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एसोसिएटेड सोशल हेल्थी एक्टिविस्ट या कोई नहीं। तो आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्या होता है? एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। सक्रिय जो होते हैं सोशल समाज के लिए जो सक्रिय महिलाएं होती हैं, और एनआरएचएम में इनको रखा जाता है, एनआरएचएम के तहत इनको रखा जाता है। जननी सुरक्षा योजना हो तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण इनका रोल होता है। अगला क्वेश्चन है, आशा कार्यकर्ता किस योजना से संबंधित हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया है कि आशा कार्यकर्ता किस योजना से संबंधित है? जननी सुरक्षा योजना से। जननी जननी सुरक्षा योजना से संबंधित है। और अब आपसे पूछे कि जननी सुरक्षा योजना कब आरंभ हुई थी? लास्ट जब मैंने आपको बताया था, तब मैंने आपको बताया था जननी सुरक्षा योजना कब आरंभ हुई थी, इसके तहत क्या सुविधाएं दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना एक ऐसी योजना है जिससे एक ना एक प्रश्न हर बार आपको बनता ही है। तो सबसे पहले जननी सुरक्षा योजना जो है 2005-06 में आरंभ हुई थी और गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया था। इसको दोबारा से 1 जून 2011 को भारत सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा योजना करके दोबारा से आरंभ किया था। इसमें क्या होता है कि महिलाओं जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं वो हॉस्पिटल नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण घर पे ही डिलीवरी कराना पड़ता है, जिसके कारण कई बार बच्चों की मृत्यु हो जाती है या फिर माताओं की खुद मृत्यु हो जाती है। तो सरकार की तरफ से एक प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो है संस्थागत प्रसव हो, मतलब हॉस्पिटल में ही प्रसव हो, तो उसके लिए ये योजना आरंभ की गई थी। और इसमें क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं उनको 1400 रुपये दिए जाते हैं और जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं होती हैं उनको 1000 रुपये दिए जाते हैं। शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाते हैं और ग्रामीण महिलाओं की ये स्थिति ज़्यादा खराब है, तो इसलिए ग्रामीण महिलाओं को उसमें 1400 रुपये दिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कितने रुपये कब दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आशा कार्यकर्ता के प्रमुख कार्य क्या हैं? प्राथमिक चिकित्सीय देखभाल करना, परामर्श देना, एएनएम के साथ तालमेल स्थापित करना या सभी। तो ये आशा करता के ये सभी कार्य होते हैं। आशा कार्यकर्ता ये परामर्श भी दे देती हैं, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल भी करती हैं। आप इनको ये कह सकते हो कि मान्यता प्राप्त ये एक सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता होती हैं। और ये परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक जननी सुरक्षा योजना जारी की गई है, उसमें ग्रामीण स्तर पर ये काम करती हैं। गरीब महिलाओं को ये स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती हैं। इनका वेतन 2 से 6 हज़ार, जो कि अभी बढ़ा भी दिया है। वेतन का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, तो बस आपको इतना याद रखना है आशा। और ये क्या होती हैं ये मैंने उसका फुल फॉर्म भी आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आरंभ हुआ? 28 जुलाई 2018 को, 20 सितंबर 2019 को, 25 अगस्त 2016 को या 2010 में। ये जो योजना है वो कब आरंभ हुई थी ये पूछ रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस के नियंत्रण के लिए इस योजना को आरंभ किया था।
आपसे पूछें कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है, तो हेपेटाइटिस बी और सी क्रोनिक संक्रमणों का आमतौर पर वायरस को हटाने के लिए दवा या उपचार के संयोजन के साथ इलाज करवाना, जिससे हेपेटाइटिस की समस्या से मुक्ति आ पाए, उसको हम नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं। और इसका आरंभ कब हुआ था? 28 जुलाई 2018 को आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 28 जुलाई 2018 को आरंभ हुआ था। अब आपसे पूछें कि जो हेपेटाइटिस वायरस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 4 वायरस होते हैं। उनका हेपेटाइटिस के वायरस का नाम क्या होता है? एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है सी और एक होता है ई। ये चारों वायरस आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस के वायरस कितने होते हैं। तो हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं ए, बी, सी और ई। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि हेपेटाइटिस के जो हेपेटाइटिस जो होता है उसके प्रकार कितने होते हैं हेपेटाइटिस वायरस के। तो 4 होते हैं, ए, बी और सी। हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है वो कम गंभीर होते हैं और ये अल्पकालिक संक्रमण होते हैं। कौन कौन से? ए और ई। ए और ई जो होते हैं वो थोड़े से कम गंभीर होते हैं। बाकी अगर बी और सी किसी को हो जाता है तो वो ज़्यादा दिक्कत वाले मामले हो जाते हैं। 4 से 5 करोड़ के मामले हमारे भारत में हेपेटाइटिस बी के लिए होते हैं। तो इसके हेपेटाइटिस को ठीक करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। और ये वयस्कों में कम होते हैं, बच्चों में इसके लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए इसका टीका भी लगाया जाता है। बच्चों को इसका टीका भी लगाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। जिन जिलों में इसके ऑफिस नहीं है उन जिलों में इसके तहत एक ऑफिस भी स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा कब आरंभ किया गया था? 28 जुलाई 2018 को आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत रोग निगरानी केंद्र कब आरंभ किया? एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम 2003 में, 2004 में, 2007 में या 2009 में? तो 2004 में, नवंबर 2004 में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम आरंभ किया गया था। इसको IDSP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IDSP। एक ही जगह पे सारे रोगों को निगरानी रखना। नवंबर 2004 में विश्व बैंक की सहायता से इसको आरंभ किया गया था। नवंबर 2004 में विश्व बैंक की सहायता से इसको आरंभ किया गया था। और किसके लिए किया गया था? जो रोग प्रकोप होता है, रोग होता है, उसकी तीव्रता से जांच के लिए इस कार्यक्रम को स्थापित किया गया। और इसके लिए एक केंद्रीय निगरानी इकाई की भी स्थापना की गई। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट। का क्या की गई? सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट की इसके तहत स्थापना भी की गई। देखो आपको इसमें 3 से 4 पॉइंट याद रखना है। एकीकृत रोग निगरानी केंद्र की स्थापना 2004 नवंबर में हुई। सबसे पहले मैं एक बार और लिख देती हूँ। सबसे पहले नवंबर 2004 में इसकी स्थापना हुई। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद ये आपको याद रखना है, एकीकृत रोग निगरानी केंद्र है उसकी स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? तो ये आपको याद रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो विश्व बैंक की सहायता से हुई थी। और इस योजना के तहत एक केंद्रीय निगरानी इकाई की स्थापना हुई थी जिसको हम CSU बोलते हैं। CSU का मतलब होता है सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट। और इसकी स्थापना राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र जो है इसके तहत इसकी स्थापना दिल्ली में की गई। कहाँ पे की गई? दिल्ली में। तो इसके तहत जितने भी फैक्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए जी। क्योंकि देखो एक और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सोचो कि एक बुक आप खरीद लें किसी भी महिला सुपरवाइज़र की और उससे आपका महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम निकल जाए, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये तब पॉसिबल हो सकता था जब भी आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, एक पेपर बनता था, एक पेपर सभी जिलों पे जब एग्ज़ाम होता था पहले जैसा होता था। तो क्या होता था, एक ही प्रकार के क्वेश्चन सेट करना होता था। तो अब जो पेपर बनाने वाले रहते थे, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते थे उनका पेपर सेट कर दिया जाता था, जैसे कि हमारे MPPSC में होता है। लेकिन यहाँ कंडीशन अलग है। MPPSC में अगर 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अलग भी देंगे तो 60-70 क्वेश्चन ऐसे देते हैं तो सभी से बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या स्थिति होती है ना व्यापम के एग्ज़ाम में, कि आप शिफ्ट होती हैं अलग अलग। अब 25 दिन एग्ज़ाम चलता है, 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो 50 अब उनको पेपर बनाने। अब 50 पेपर अब उनको जननी सुरक्षा योजना सभी में देनी है, तो वो अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे। अब यही से देख लो, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम अगर उनको देना है तो एक में वो बोल देंगे कब आरंभ हुआ, एक में बोल देंगे किस डेट को आरंभ हुआ, एक में बोल देंगे किसकी सहायता से आरंभ हुआ, इसके तहत जो मुख्यालय वो कहाँ बनाया गया।
तो आपको ये सभी क्वेश्चन की डिटेल में जानकारी होना आवश्यक है। मेरे जो नोट्स हैं, आपको मेरे जो नोट्स हैं हमारे महिला सुपरवाइज़र के, वो आपको घर पे मिलेंगे नोट्स। इसके साथ हम आपको एक ग्रुप भी दे रहे हैं, उस ग्रुप पे मैं आपकी तैयारी कराती हूँ। ऐसे ही प्रश्न, एक प्रश्न से कितने, देखिए मैंने जननी सुरक्षा, मेरा जो नोट्स होगा आपको जननी सुरक्षा योजना की पूरी डिटेल वहाँ पे मिलेगी, हर कुछ मिलेगा। लेकिन साथ में उससे जुड़े क्वेश्चन और कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं वो हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं, ग्रुप में डेली तैयारी कराते हैं। इतने हज़ारों प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो ये बात आप लोग समझिए कि आप सोचेंगे कि एक बुक से आपका काम चल जाएगा, नहीं होगा। हमारे जो नोट्स हैं उसमें आपको 1000 वन लाइनर दिए जा रहे हैं, 3000 प्लस एमसीक्यू दिए जा रहे हैं, 5 थ्योरी की बुकलेट दी जा रही हैं। इसके अलावा और एक ग्रुप भी दिया जा रहा है और उस ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है। ग्रुप में ऐसी तैयारी हो रही है, डेली जो बच्चे जुड़े होंगे वो देख रहे होंगे कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। हमारा करवाने का मतलब यही रहता है कि आपका सिलेक्शन हो। अगर आप हम पे विश्वास करके हमारे नोट्स लेते हैं तो हम आपको इतना ज़्यादा कंटेंट और इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा दें कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सके। तो वही मेरा कहने का मतलब है, आप इस चीज़ को समझिए कि एक बुक से आपका नहीं होने वाला है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए लाभ होगा। तो अब एकीकृत रोग निगरानी केंद्र को आप समझ गए होंगे, नवंबर 2004 में विश्व बैंक की सहायता से इसको आरंभ किया गया। योजना के तहत एक केंद्रीय निगरानी इकाई या सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट की स्थापना की गई और जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है उसकी कहाँ पे की गई थी, दिल्ली में की गई थी। तो इसको याद रखना। इसका उद्देश्य क्या है ये भी आप रखो कि जितनी भी जो बीमारियां हैं, रोग की प्रवृत्ति हैं, उनको निगरानी की जाए और उसके लिए एक प्रशिक्षित रैपिड रिस्पांस टीम रखी जाए जिसको आरआरटी बोला जाता है, और वो इनका पता लगाए और इनको रोकने में सक्षम हो। तो एक ही जगह पे पूरे रोगों की जो रोकथाम हो वो हो पाए, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब आरंभ की गई? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2002, 2003, 2004 या 2005? देखो, दीनदयाल अंत्योदय उपचार जो योजना है वो सभी को पता होगी, सितंबर में आरंभ हुई है, 2004 में आरंभ हुई है। और मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि 25 सितंबर जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं उनका बर्थ डेट है, तो उसी दिन पे ही दीनदयाल के नाम से जो मोस्टली योजना, अगर आपको कभी डेट नहीं रखें और 25 सितंबर आ जाता है और दीनदयाल जी का नाम आ जाता है तो आपको 25 सितंबर लगा देना है, क्योंकि उनका वो बर्थ डेट है ना। तो सितंबर 2004 या 25 सितंबर 2004 में ये दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना आरंभ हुई थी। आपसे अब इसके क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, ये दीनदयाल जो अंत्योदय उपचार योजना है वो किन लोगों को लक्षित करके बनाई गई है? तो याद रखना है वो बीपीएल परिवार को लक्षित करके बनाई गई है। बीपीएल मतलब गरीबी रेखा से नीचे जुड़े जो लोग हैं, सभी वर्ग के परिवारों को बीमार पड़ने पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। इसमें 20,000 रुपये तक की सीमा तक निःशुल्क जाँच एवं उपचार की पात्रता दी जाती है और एक वित्तीय वर्ष में 20,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में। तो आपको याद रखना है। इसकी अभी हाल ही में एक और चीज़ याद रखो, ये 20,000 तब आरंभ की गई थी जब ये 2004 में आरंभ हुई थी, तब इसकी सीमा थी 20,000। लेकिन अभी कुछ सालों पहले इसकी जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है और अब 20,000 से इसकी सीमा हो गई है 30,000। कितनी हो गई है? अगर आपसे पूछें स्थापना के समय कितनी राशि थी तो 20,000 है। वर्तमान में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के तहत कितनी राशि दी जा रही है? तो 30,000 रुपये तक की राशि जो है दी जा रही है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। अंत्योदय का मतलब क्या होता है? तो अंत्योदय योजना का मतलब होता है जो अंत में है, जो अंतिम पंक्ति में है, समाज में जो अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, जिसका उद्धार नहीं हो रहा है, उनको भी समाज की सबसे ऊपर लाना, समाज के सभी लोगों में बराबरी का दर्जा दिलवाना, ये अंत्योदय का उद्देश्य होता है। एक और योजना आई थी बहुत समय पहले, एनडीए सरकार ने इसको आरंभ किया था, उसको बोलते थे अंत्योदय योजना, केवल अंत्योदय योजना थी। और इस अंत्योदय योजना को कब आरंभ किया था?
25 दिसंबर 2000 में। अंत्योदय अगर अकेले अंत्योदय आपसे पूछें तो 25 दिसंबर 2000 में है। और दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब आरंभ की? 25 सितंबर 2000 में। किसके लिए? 2004 में। किसके लिए आरंभ की गई? बीपीएल परिवारों के लिए की गई। राशि कितनी दी जाती है? 30,000। पहले कितनी दी जाती थी? 20,000। इसके सभी फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। एक क्वेश्चन के मैं पूरे फैक्ट आपको इसलिए ही बता रही हूँ, मैंने अभी फिर आपको बताया है कि एक क्वेश्चन से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। कुछ लिमिटेड ही योजना है। एक मेरे पास मैसेज भी आया था प्रबंधन का, योजनाओं का, तो आप बेफिक्र रहिए, योजनाओं का पूरा मैराथन मैं आपको करवा दूंगी जैसे ही नोटिफिकेशन आता है। और नोटिफिकेशन आएगा ज़रूर, आप लोग ये मत सोचिए कि अभी तक नहीं आया तो नहीं आएगा, नोटिफिकेशन आएगा ज़रूर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबला योजना को कब आरंभ किया गया? सबला योजना को कब आरंभ किया गया था? 2000 में, 2005 में, 2010 में या 2012 में? सबला योजना, नाम से ही आप समझ गए होंगे, ये किशोरियों के विकास के लिए ये योजना आरंभ की गई। इसके भी बहुत सारे फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये किशोरियों के विकास के लिए आरंभ की गई है। सबला योजना क्यों आरंभ की गई है? किशोरियों के विकास के लिए आरंभ की गई है। सेकंड पॉइंट, ये इसको राजीव गांधी योजना भी बोला जाता है। सबला योजना को और क्या बोला जाता है? राजीव गांधी योजना सबला योजना को बोला जाता है। राजीव गांधी योजना सबला योजना को बोलते हैं। और ये एक सरकारी योजना है। और आपसे पूछें कि इसमें पात्र कौन को, कितने वर्ष की महिलाएं हैं, कितने वर्ष की लड़कियां हैं, कितने वर्ष की किशोरियां हैं, तो 11 से 18 वर्ष की जो आयु की युवा महिलाएं होती हैं उससे संबंधित ये योजना होती है। इसका उद्देश्य होता है जो किशोरी होती हैं उनको कौशल शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना है, उनको पोषण प्रदान करना है, उनको स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। किसका उद्देश्य है ये? सबला योजना का उद्देश्य। सबला योजना कब आई थी? 2010 में आई थी। कब आई थी सबला योजना? 2010 में आई थी। शुरुआत कब हुई थी? 2010 में। इसको ये लॉन्च हो गई थी 2010 में। इसका अधिकृत मतलब लागू हुई थी ये 2011 में। 1 अप्रैल 2011 से ये पूरे भारत में लागू की गई थी। और इसका जो क्रियान्वयन है वो महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा होता है। इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा होता है? महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, क्रियान्वयन महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा होता है सबला योजना का। और जो किशोरी होते हैं उनके जीवन को अपग्रेड करना इनका मेन उद्देश्य होता है। औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा से मुख्य धारा में लाना। क्या उसको बोला जाता है? सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी योजना इसका नाम है। 11 से 18 वर्ष की महिलाएं इसमें पात्र है। तो सबला योजना आपका क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये मेरे महिला सुपरवाइजर के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। एक योजना एवं संस्थाओं की बुकलेट मिलती है। इसमें आपको सभी योजनाएं, सभी स्वास्थ्य अभिकरण हैं, जितनी भी विश्व में संस्थाएं हैं, भारत में संस्थाएं हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, वो इसमें कवर की गई हैं। यो जितनी भी नीतियाँ हैं, स्वास्थ्य नीति जितनी भी बनी है, स्वास्थ्य नीति 2017 के संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, NFHS के संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, नया जो भी रिपोर्ट आया है बजट में, अगर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ है, महिलाओं से संबंधित कुछ है, बाल बजट से संबंधित कुछ है, तो वो यहाँ पे सब कवर किया गया है। इसके अलावा दूसरी बुकलेट पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें ICMR रिपोर्ट 2020 है, वो बहुत अच्छे से कवर किया गया है। एक वर्ग को, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे गर्भवती महिला हो, चाहे धात्री महिला हो, सबको बहुत अच्छे से पोषण एवं स्वास्थ्य बुकलेट में कवर किया गया है। हैंड रिटन ये बुक है। इसके बाद शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा इसमें पूरा समझाया है। साथ में जितने भी सिद्धांत हैं उनको एक जगह पे लिखकर कवर किया है ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। अगली बुकलेट गणित तर्क शक्ति कंप्यूटर की आपको दी जाती है। हजारों प्रैक्टिस प्रश्न है इसमें। 2 बुकलेट आपको ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। प्रैक्टिस सेट है जो 3000 MCQ का है, जिससे आप अभी पढ़ रहे हो वो यही प्रैक्टिस सेट है। और 1000 वन लाइनर मिलेगी जिसमें आप रिविजन कर सकते हो। करंट अफेयर जो इन डाटा से संबंधित हैं, इन जो आपके सिलेबस में उससे संबंधित है, वो कवर किया है। नियम, अधिनियम और प्रबंधकीय गुण, शारीरिक संरचना, विकास की अवधारणा, ये अगला टॉपिक है।
ये सातों बुकलेट आपको मिलती हैं। सबसे मेन चीज़ इसके साथ आपको मिलता है एक व्हाट्सएप का ग्रुप। इस ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है। ऑफलाइन आपको नोट्स मिलते हैं और ऑनलाइन आपकी ग्रुप में तैयारी कराई जाती है। तो ये सभी चीज़ अगर आप लेना चाहते हो तो इसका चार्ज है 1399 और 100 रुपीज़ इसका कुरियर चार्ज है। अगर भारत में कहीं भी आप रहते हो तो वहाँ सभी जगह डिलीवर हो जाएगा। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये कुरियर चार्ज बढ़ सकता है। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा मेंस का पैकेज है। अगर आप एमपीएससी मेंस या प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे नोट्स ले सकते हैं, उनके लिए भी अलग नोट्स हैं। ये बुकलेट आप देख सकते हैं इस प्रकार से कम 500 प्लस यूनिट पे कवर की गई है। जो पहली बुकलेट है 3000 प्लस एमसीक्यू वन लाइनर की बुक, तो वाह बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं लिख देती हूँ 6260190944। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टा की लिंक भी मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। महिला सुपरवाइज़र के लिए स्पेशली हमने एक ग्रुप बनाया है तो उससे आप जुड़ सकते हैं। ये जो ग्रुप मिलेगा, एक जो अलग ग्रुप मिलेगा, ये वाला जो पेड ग्रुप है हमारा, जिसमें मैं आपकी तैयारी कराती हूँ, वीडियो की पीडीएफ देती हूँ। डेली हम 15 से 25 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट। ये सभी उन्हीं को मिलते हैं जो हमारे नोट्स परचेस करते हैं। तो अगर आप भी हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, ये नंबर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है विशेष पोषण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1951, 1962, 1970 या 1981? विशेष पोषण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? देखो एक अभी आरंभ हुआ है, एक बहुत पोषण अभियान मिशन हुआ है जो अभी 2018 में आरंभ हुआ है। इसके पहले जो विशेष पोषण मिशन जो आरंभ हुआ था वो 1970 में हुआ था। विशेष पोषण मिशन जिसको बोलते हैं वो कब आरंभ हुआ था? 1970 में आरंभ हुआ था। और इसके तहत जो आंगनवाड़ी सेवाएं हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक केंद्र हैं, वहाँ पर सहायता समूह के माध्यम से पोषण प्रदान किया जाता था। तो विशेष पोषण अभियान कब आरंभ किया है? 1970 में। और आपसे पूछें कि पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन एक बहुमंत्रालय अभिसरण को कब आरंभ किया गया? तो 2018 में इसका अपडेट वर्जन आया है 2018 में। और इसके तहत गर्भवती महिलाएं हों, किशोरी लड़कियां हों और कम उम्र के बच्चों को पोषण की स्थिति में सुधार के लक्ष्य से ये आरंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष में कितने प्रकार के टीके लगाए जाते हैं? आप सोचिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? मिशन इंद्रधनुष, तो मिशन इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो उसी तरह मिशन इंद्रधनुष का नाम ही इसीलिए रखा गया है इंद्रधनुष, क्योंकि उसमें 7 बीमारियों को टीका लगाया जाता है। इसको कब आरंभ किया था? तो इसको 25 दिसंबर 2014 को आरंभ किया था। 25 दिसंबर को अब हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनका बर्थ डेट भी है। और उसी दिन 2014 को, याद रखिए डेट याद रखिएगा, 2014 को मिशन इंद्रधनुष आरंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य था, जो 2014 में आरंभ किया था, इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इसकी जो बीमारियां होती हैं 7 बीमारियां होती हैं इसमें सबसे पहली होती है तपेदिक का इलाज करना, पोलियो माइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनेस और खसरा। ये 7 बीमारियां हैं जिसका इसके अंतर्गत टीका लगाया जाता है। तो ये सभी आपको याद रखना है, 7 बीमारियों का टीका लगाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वाधान में होता है ये, और इसमें 7 बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं। और 2020 तक इसको लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। अभी सभी राज्यों में इसका आरंभ हो चुका है और मिशन इंद्रधनुष की 2022 में 4.0 की शुरुआत भी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन योजना कब आरंभ हुई थी? मध्याह्न भोजन योजना, देखिए मध्याह्न भोजन योजना 1995, 2000, 2005 या 1990। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों इस पे टारगेट है, मतलब लक्ष्य समूह कितना है? 6 से 14 वर्ष है इसका लक्ष्य समूह। और विशेष पोषण युक्त, अब ये नहीं पता है कि मध्याह्न भोजन में पोषण मिलता है या नहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे थे उन्हें उचित पोषण युक्त खाना नहीं मिल पाता था, जिसके कारण उनका जब खाना अच्छा नहीं होगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो पढ़ाई में उनका मन लगे, इसी कारण से ये मध्याह्न भोजन 1995 में इसकी स्थापना योजना लाई गई थी।
पोषण युक्त खाना देने के लिए सरकारी सहायता, जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं, सरकार इनको दी ताकि खाने के ही लोभ से बच्चे पढ़ाई करने आए। इसी के यही मकसद से ये आरंभ हुई थी। योजना कब आरंभ हुई थी? 1995 में ये योजना आरंभ हुई थी। 15 अगस्त 1995 में हुई थी और 97-98 तक ये हमारे देश के लगभग सभी भागों में फैल गई थी। कब? 1997-98 तक ये पूरे में फैल गई थी और 15 अगस्त 1997 में ये आरंभ हुई थी। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इसमें लक्षित समूह होते हैं और 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? बच्चों की उपस्थिति व पोषण की स्थिति को सुधारना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्यक्रम निरोधात्मक एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है? विशेष पोषण आहार, किशोर शक्ति योजना, समन्वित बाल विकास सेवा, ये सभी? तो ये सभी आधारित है। अगला क्वेश्चन है, शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम 1990, 1991, 1993 या 1995? तो ये 1991 में आरंभ हुआ था। 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, मतलब प्रसव पूर्व जो महिलाएं होती हैं उनकी बच्चे शिशु मृत्यु दर बढ़ रही है, तो उसके लिए ये भारत की शिशु मृत्यु दर अभी 28 है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर कितनी है। जिन लोगों ने हमारे सुपरवाइजर के नोट्स लिए होंगे उनको ग्रुप मिला होगा। ग्रुप में मैंने परसों ही जितनी भी करंट डाटा था, मृत्यु दर, जन्म दर, प्रजनन दर, NFHS के अनुसार, ये सभी आपको करवा दी है। तो उसको एक बार देख लीजिएगा। तो अगर आपने नोट्स लिया होगा तो वो आपको मिला होगा, तो उसको एक बार पढ़ लेंगे तो ये पूरा डाटा आपको याद हो जाएगा। शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1991 में। क्यों आरंभ हुआ? तो सुरक्षित महिलाओं को, मतलब महिलाओं को सुरक्षित तरीके से प्रसव कराने के लिए, ताकि उनके लिए जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं वो उत्पन्न ना हो। इसका दोबारा से जो योजना की आरंभ किया गया था, दोबारा एक प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के नाम से। ये शिशु उत्तरजीविता है। एक अकेले सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अगर आपसे पूछेंगे तो वो 2016 में हुआ था। ये कौन सा है? शिशु उत्तरजीविता का है। और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कब हुआ था? सुरक्षित मातृत्व हुआ था 2016 में। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस सुरक्षित मातृत्व जो अभियान 2016 में चलाया था, उसके अंतर्गत 6 स्तंभों पर जो है 6 स्तंभों पर सहायता प्रदान कराई जाती है। इसका याद रखिएगा 1991। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई थी? 1983 में सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी। अब तक 3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आ चुकी हैं। वर्तमान में जो स्वास्थ्य नीति है वो 2017 की स्वास्थ्य नीति है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।